अभी ऑपरेशन सिंदूर की आग ठंडी भी नहीं हुई है और भारत में राजनीतिक लड़ाई जो है ना वो उसका जो पारा एकदम से गर्म हो गया है। अब यहाँ पे जो लड़ाई है भारत पाकिस्तान को छोड़ करके मीर जाफ़र वर्सेस जयचंद की लड़ाई हो गई है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों आमने-सामने हैं। ये भूल गए कि अभी जो हालात हैं ऐसा है कि ब्ला हमारे डिफेंस फोर्सेस ने लगातार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी भी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान चुपचाप बैठ गया है या किसी तरह से हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति हो रही है, वो बड़ा ही मतलब अब लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण रास्ते की तरफ बढ़ पड़ी है। बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने राहुल गांधी को मीर जाफ़र बताया, जो आधुनिक मॉडर्न ज़माने का मीर जाफ़र बताया। तो उसके बाद कांग्रेस ने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को जयचंद बताते हुए कार्टून उन्होंने अपने डाला है, एक्स पोस्ट पे डाला है, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं और विदेश मंत्री जयशंकर भी हैं। उसमें हमारे जो विदेश मंत्री को हैं, वो जयचंद बता रही है, कांग्रेस पार्टी बता रही है। इस बीच में संजय जी, जो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार-बार चुभ रही है कि जब से पिछले कुछ समय से कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा-सा मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि जब ऐसे कहते हैं कि हम ऑल पार्टी मीटिंग होती है, वहाँ पे कहते हैं कि हम देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन बाहर निकलते ही इनका तेवर बदल जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी बार-बार एक सवाल उठा रहे हैं कि हमारे कितने प्लेन फाइटर जेट गिरे हैं, पाकिस्तान ने गिराए हैं, उसका जवाब दीजिए। ये नहीं पूछा उन्होंने एक बार भी कि हमारे जो एयरफोर्स हैं उन्होंने कितने पाकिस्तान के, लगातार पूछ रहे हैं ये बात इसलिए भी क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि देखिए क्या है, हम बड़े क्रिटिकल स्टेज में हैं। लड़ाई अभी खत्म हुई है, खत्म नहीं हुई है, उसको सिर्फ पोस्टपोन किया गया है। आगे क्या होगा हम सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ऐसे में अगर कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है, उसके बाद बीजेपी ने भी ऑब्वियसली, जब राजनीति होती है तो राजनीति दूसरी तरफ से होती है, बीजेपी ने भी राहुल गांधी को मीर जाफर बता दिया। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझको लगता है गलती दोनों तरफ से है। और ये कटुता तब ज़्यादा पैदा हुई जब कांग्रेस ने अपनी एक लिस्ट भेजी और बीजेपी ने उस लिस्ट को किनारे करके अपने हिसाब से कांग्रेस से नाम निकाले और विदेश जाने वाले शिष्टमंडल में शामिल कर लिया। यहीं से कटुता देखिए शुरू होती है और इसके बाद दोनों पार्टियां फिर तलवार भाजना शुरू कर देती हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम एक युद्ध की स्थिति में हैं तो सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों का ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ सूचिताओं का पालन करें, कुछ जिम्मेदारियां सबकी हैं उसका पालन करें। राहुल गांधी को भी इस समय ये नहीं पूछना चाहिए था कि कितने प्लेन गिरे। पूछने के बहुत से अलग तरीके हो सकते हैं। हालांकि ये बात सही है कि खबरों में सब कुछ आ रहा है और सरकार को भी इस समय, क्योंकि लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा है कि भाई एक सर्वदलीय बैठक या संसद का एक सत्र बुलाओ जहां पे सारी बात हो जाए। सरकार इस बात को अभी नहीं स्वीकार कर रही है और इसमें देर कर रही है। मालवीय जी राहुल गांधी को मीर जाफर कहते हैं। मीर जाफर का नाम हमारे यहाँ कोई भी रखना पसंद भी नहीं करता, यहाँ तक कि मुस्लिम नाम है, मुस्लिम भी भारत के ये नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि मीर जाफर एक ऐसा कैरेक्टर है कि भारत अगर गुलाम हुआ है तो उसमें मीर जाफर का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा केवल अकेला योगदान मीर जाफर का है कि न मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया को जाकर के समर्थन देते, गद्दारी करते, न नवाब सिराजुद्दौला वो सिराजुद्दौला हारते और ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता में काबिज होने का मौका मिलता और वो अपने कठपुतली जिसको आप मीर जाफर कहते हैं उसको वहां का नवाब बनाती और फिर अपना एक्सपेंशन करती। तो भारत के लिए तो उसी तरह से अगर जयशंकर को जयचंद कहा जा रहा है तो वो नाम भी गद्दारी का प्रतीक माना जाता है। हमारे हिंदुओं में भी वो आमतौर पे वो नाम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि भारत ठीक ठाक था, मोहम्मद गौरी बार बार आक्रमण कर रहा था, उसको नाकामी मिल रही थी और तब जयचंद जो कन्नौज के शासक थे उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि इसके पीछे बहुत ढेर सारी दूसरी कहानियां, लेकिन देश के साथ गद्दारी सबसे बड़ी गद्दारी होती है और इसीलिए ये दो नाम भारत में कहीं रखे भी नहीं जाते। नहीं, हम आज इस बात की चर्चा अब इसलिए कर रहे हैं कि देश आज इंपॉर्टेंट है और देश के साथ खड़े रहना सिर्फ बोलने से नहीं होगा। बातें जैसे अभी इसके पहले आपने एक लिस्ट की बात की, जिस तरह से पाकिस्तान के एक्सपोज करने के लिए जो सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहा है, उसमें कांग्रेस जिन नामों को चाहती थी उसको बीजेपी ने, सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया और अब सरकार, लेकिन इसमें संजय जी एक बात है, सरकार ने किसका नाम लिया? उसमें शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, ऐसे नाम लिए जो कांग्रेस को तो खुद ही पहले, मैं तो हैरान इस बात से हूं कि कांग्रेस ने इन नामों क्यों नहीं भेजा। कांग्रेस ने किस नाम को भी, नासिर अहमद, जो कि कर्नाटक राज्यसभा के सांसद हैं और पूरी दुनिया ने देखा कि जब वो राज्यसभा के सांसद बनते हैं, वहाँ पर जब वो उनका डिक्लेयर हो जाता है तो वहाँ की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे।
तो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस भी देखिए, वो ठीक है कि आप कह रहे हैं कटुता, लेकिन कटुता पैदा करने के कांग्रेस के पास जो बेस्ट फेसेस थे, जहां पे भारत का जो पक्ष रख सके, नहीं, तो उसको इसमें ना भेज करके आपने वो किया, और उसका संबंध इससे कैसे हो सकता है? धर्मेंद्र जी, इसमें एक चीज़ थी कि मुझको लगता है कि इस कटुता को या टकराव को हम लोग सरकार चाहती तो दूर कर सकती थी। ठीक है, वो नाम कांग्रेस ने जो भेजे उस पर सरकार को आपत्ति हो सकती है, मैं मानता हूं, और उससे बेहतर नाम हो सकते थे। इसलिए जाहिर सी बात है कि एक बार आपस में मीटिंग करनी चाहिए थी, और मीटिंग करके इसका कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, जो सरकार ने भी नहीं किया। और विपक्ष को ये बात कांग्रेस को बुरी लगी कि भाई वो सबसे बड़ा विपक्षी दल है और उसकी इस तरह से एक अपमान किया जा रहा है। तो ये स्थिति ऐसी नहीं है, ये और सब कांग्रेस बार बार कह रही है कि इस समय भी ये हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, ये मौका राजनीति का नहीं है। तो ये बात है कि अब ये समय कटता का है ही नहीं, दोनों पक्ष को थोड़ा सा समझना चाहिए और ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने जो राजनीति की बात की संजय जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा आपको कि ये जिस तरह से जो भारतीय सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल बाहर जा रहा है, विदेश में जा रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का एक भी मेंबर नहीं है। उसके पीछे की बात ही बताया, जैसा खुद चाहती है समाजवादी पार्टी ने इसके लोग विरोध भी नहीं किया। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी खुद चाहती है कि उसमें उसका कोई मेंबर बाहर ना जाए जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात रखने की हो, क्योंकि फिर यहाँ पर मुसलमान वोट आता है, मुस्लिम वोट बैंक की कहानियां भी आती है। तृणमूल कांग्रेस ने भी यही काम किया है। तो देखिए, राजनीति तो खुद ही करते हैं। जिस तरह से इनकी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इनकी नज़र एक खास वोट बैंक पर होती है। और उससे अब एक एग्जाम्पल और आपको मैं देता हूँ। जब टर्की के बैकवर्ड के लेकर जब सवाल किया गया, आपने देखा होगा दृश्य, आपने भी देखा होगा कि जब पत्रकारों ने पूछा जयराम रमेश से और जो शिव खेड़ा, मिस्टर खेड़ा थे वहाँ पर, तो दोनों ने एक दूसरे के पीछे तरफ माइक कर दिया कि आप बताओ। आप बताइए कि ऐसा क्या उस क्वेश्चन में था कि टर्की के बारे में आप नहीं बता पा रहे हो। और एक जानकारी शायद आपको भी होगी कि कांग्रेस पार्टी का एक दफ्तर है टर्की में कांग्रेस को कुछ चुनाव तो लड़ना नहीं है। अभी चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू शामिल किया, एमओयू में अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस पार्टी और चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें राहुल गांधी खुद सिग्नेचर किए थे। वहाँ पर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों, आज तक पूरी दुनिया को पता नहीं है कि क्या ऐसा हुआ कि जो हमारा दुश्मन देश है, वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी से आपका एमओयू होता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें अगर हैं, देखिए दोनों चीजें, अगर तुर्की में कांग्रेस का ऑफिस होता है, वहाँ चुनाव लड़ेगा कांग्रेस लड़ेगी, क्या करके? सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। और चाइना के साथ एमओयू साइन होता है, तो देश हित में ये बात सरकार को बिल्कुल सामने लाना चाहिए, विरोध करना चाहिए। इस पर सरकार क्यों चुप बैठी है, सत्ताधारी दल क्यों चुप बैठा है, इसको तो सामने नहीं, सरकार बोले, सरकार लाए आना ले, लेकिन सच तो झूठ नहीं हो जाएगा। एक सच्चाई है, ऐसा नहीं कि तथ्य है, ऐसा नहीं कि मैं जो बातें कह रहा हूँ अपनी कोई कल्पना, आपको भी पता है ये सच्चाई है। इसके बाद एक चीज़ और हुआ, एक जब डोकलाम में जब भारत चाइना के बीच में जब उसमें सर वो बढ़ी थी, तो राहुल गांधी रातों रात में आधी रात में जाकर के चाइना के एम्बेसडर से मिलकर आगे आ गए। तो देखिए, सवाल तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मीर जाफर वाली बात अगर बीजेपी अगर लेकर के आ रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चीज़ों को वहाँ पर होकर के लाई। खैर, ये तो चलिए वो रह गया, अब गद्दार वर्सेस गद्दार का चल रहा है, उसको करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस इतने ज़्यादा सवाल अपने देश की सरकार से, अपने कहने को तो कह रहे हैं कि सेना के साथ हैं, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वो सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि जी कितने हमारे फाइटर प्लेट गए, तो किस पे सवाल उठा रहे हो आप? इंडियन एयरफोर्स पे उठा रहे हो, सवाल उठा रहे हो आप? बिल्कुल। देखिए, सवाल एक चीज़ और भी है, इसमें कई चीज़ें हैं। सेना पर सवाल कम से कम मुझको लगता है कि सेना पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, और वो अगर उठा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। लेकिन इस समय देश जिन स्थितियों से गुजर रहा है, जो सारे हालात हैं, सरकार को एक संसद में मीटिंग बुलानी चाहिए और सारी चीज़ें साफ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमेशा जब भी ऐसी स्थिति आई है, चाहे वो 1948 में आई हो, चाहे 1965 में आई हो, चाहे 1971 में आई हो, यहाँ तक कि अटल के ज़माने में कारगिल युद्ध में भी आई हो, हमेशा जो भी सरकारें रही हैं, वो इसके तुरंत बाद उन्होंने संसद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है या संसद का अधिवेशन किया है, और वहाँ पर उन्होंने विपक्ष को साथ में लेकर के सारी बातें बताई हैं। देखिए, ये हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, वैसा ऐसा हुआ है। और नेहरू के साथ जब 62 की लड़ाई होती है, नेहरू को विपक्ष ने बुरी तरह से आड़े हाथों लिया था, और नेहरू ने वहाँ पे अपनी गलतियाँ, कुछ उनकी गलतियाँ थी, उन्होंने मानी थी कि ये हमसे गलती हुई है। उसी तरह से शास्त्री ने जब 1971 में समझौता किया, तो उसके पीछे 1965 की लड़ाई के बाद, क्योंकि उसमें कहा गया कि भाई आप तो बहुत ही आगे चले गए थे, बेटर पोजीशन में थे, ऐसा क्या हो गया कि आपको समझौता करना पड़ा। शास्त्री जी की भी उसमें बहुत आलोचना हुई थी। इंदिरा गांधी, सौभाग्य से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो फाड़ किया, इंदिरा गांधी की तारीफ हुई, एक वो अलग स्थिति थी। लेकिन मुझको लगता है कि जब देश इन स्थितियों से गुजर रहा है, हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है
राहुल गांधी को इस चीज़ को समझना चाहिए। सरकार को भी कहीं न कहीं ये देखना चाहिए कि जब हम विपक्ष को हमको लेना है, समर्थन में विपक्ष को साथ लेना है, तो उनके साथ थोड़ा-सा हम किस तरह से बर्ताव करें वो हमें देखना आपकी बात सही है। ऐसा भी नहीं कि सरकार ने मना किया है कि संसद का सत्र नहीं बुलाया जाएगा, वो हो सकता है कभी बुलाएं वो, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे हैं, डेली जिस तरीके से हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके देखिए उनके स्टेटमेंट को पाकिस्तान में दिखाया जा रहा, पाकिस्तान की सरकार उसको सबूत के तौर पर पेश कर रही है। और इस बीच में जब एक बात और बता दूं आपको कि जब राहुल गांधी जब हमारे ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर प्लेन गिराए गए हैं, तब इधर चाइना ने अपने जो 5th जनरेशन के जो फाइटर प्लेन है उन्हें पाकिस्तान को देने का फैसला किया। 30 ऐसे फाइटर जेट चीन को दिए जाएंगे, अब चीन पाकिस्तान को देगा, और जो कि अगस्त तक उसको डिलीवरी हो जाएगी। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये एक सबूत ये है कि किस तरह से भारत ने जो पाकिस्तान की जो आर्मी जो एयरफोर्स डिफेंस है या जो एयर बेस को इतना तबाह कर दिया है कि अब पाकिस्तान को ये डर सताने लगा है, अपने आगे की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे हैं। तो ये तो तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये जो तलखी है, जो राजनीति चल रही है, इससे नुकसान देश का ही होना है। तो इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, देश का होना है। और सब हम दोनों, मुझको लग रहा है कि दोनों ही पक्षों को ये देखना चाहिए कि देश पहले। हाँ, देश पहले है। और ये खासकर अब कांग्रेस को भी ये चीज़ ये पूछे सरकार से कि भैया अगर वो 5th जनरेशन अगर फाइटर जेट अगर वो ला रहे हैं तो हमारी उसकी क्या तैयारी है। ये सवाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा देश की सुरक्षा के लिए। आपके पास 5th जनरेशन का कोई फाइटर नहीं है जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमारे पास राफेल है भी, तो राफेल 4.5 है, 5th जनरेशन। तो ये अगर ये राहुल गांधी सवाल पूछेंगे तो इसको हम भी इसको वो कहें कि सही है कि भैया अगर वो ला रहे हैं तो उसका हमारे पास काउंटर जवाब क्या होगा, ये बेहतर होगा, राधा देन ये कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में कितने जेट गिरे। उम्मीद है कि कांग्रेस के बाद कभी न कभी समझ में आएगी कि जो कर रहे हैं उससे देश का नुकसान होने वाला है। और अपनी चीज़ों को अगर बात रखनी भी है तो इस तरीके से रखें तो कम से कम देश का नुकसान नहीं हो। तो हमारी इस पूरे जो घटनाक्रम पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।